नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे उत्तराखंड स्टडी हॉल में। और हिंदी की नई क्लास आज से स्टार्ट होगी। कौन से चैप्टर के साथ? देखिए, वाक्य, उसके भेद, उसका विश्लेषण विस्तार सहित। हिंदी में हमें क्या निकल के चल रहा है अब? देखिए, वाक्य के भेद, विश्लेषण और उसका मतलब जो विश्लेषण हम करेंगे, भेद करेंगे, वो विस्तार सहित बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अच्छे से समझना है कि हमें इसी बार जो है वो सब कुछ समझ में आ जाए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरुआत यदि हम करें तो यहाँ बात आई है वाक्य की। वाक्य होता क्या है, पहले तो हम ये जान लें कि वाक्य कहते किसे हैं। वाक्य किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, वाक्य की डेफिनेशन। देखिए, वर्ण के बारे में हमने जानकारी ली थी। वर्ण से शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शब्दों से मिलकर दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके वाक्य बन गया। नहीं, ये वाक्य की डेफिनेशन नहीं है, ये वाक्य को परिभाषित नहीं करता है। देखिए, वाक्य की जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वह वाक्य कहलाता है। दो शब्द भी हो सकते हैं लेकिन सार्थक होने चाहिए। अब निरर्थक लिख रहे हैं और उसे कहते हैं कि ये वाक्य है, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द होंगे, जो अर्थ देंगे, उन सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्थित समूह होगा, ठीक है, जिससे अपेक्षित अर्थ, कोई सही अर्थ प्रकट हो, वह वाक्य कहलाता है। ना कि कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया जी, शब्द लिख दिया और शब्दों के समूह को हमने वाक्य कह दिया। नहीं, पूरा पूरा अर्थ देना चाहिए, ऐसा वाक्य होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे हम कहते हैं सत्य से विजय होती है, ये तो सच्चाई है, हकीकत है कि सत्य से विजय होती है। अब हम कहते हैं कि विजय से होती सत्य है, तो क्या है ये? शब्द तो हमने तब भी लिखे ना, लेकिन नहीं, शब्दों का, सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है, अभी हमने इन्हें सही से लिखा है, ठीक है। सत्य से विजय होती है, तो ये एक वाक्य का रूप लिए हुए। शब्द तो इसमें आए ही, शब्द तो इसमें आए, लेकिन साथ ही साथ हमने क्या किया? व्यवस्थित, इनकी व्यवस्था बनाई। उसके बाद सब अपने अपने अर्थ दे रहे और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि सत्य से विजय होती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। मोहन ने खाना नहीं खाया, ठीक है। सुनीता ने कविता लिख ली है, ऐसी बातें हैं। तो मतलब हमें पूरा वाक्य स्पष्ट समझ में आ रहा है और हमें अर्थ भी समझ में आ गया, वह वाक्य कहलाता है। अब जिस तरीके से वाक्य की बात हमने की, तो हम वाक्य विश्लेषण को भी जान लेते हैं। वाक्य विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है अलग कर देना, पार्ट कर देना, विग्रह कर देना, विभाजित कर देना। तो इसे वाक्य विग्रह भी कहा जाता है। वाक्य विश्लेषण को वाक्य विग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए सबका समझने का नजरिया जो होता है वो अलग होता है, सबके समझने की कैपेसिटी, तरीका अलग होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर कोई वाक्य विश्लेषण से समझे, लेकिन पता सब होना चाहिए। तो वाक्य विश्लेषण कह दीजिए या वाक्य विग्रह कह दीजिए, ठीक है, या फिर वाक्य विभाजन कह दीजिए। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो वाक्य विश्लेषण क्या होता है या वाक्य विग्रह कहते हैं कि वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है, वे क्या कहलाती है? वो वाक्य विग्रह कहलाती है। इसे वाक्य विभाजन, क्योंकि हमने क्या किया? वाक्य का विभाजन कर दिया। वाक्य का विभाजन, वाक्य को हमने कई भागों में बांट दिया, वो क्या कहलाता है? वो वाक्य विग्रह भी कहलाएगा, वाक्य विभाजन भी कहलाएगा और वाक्य विश्लेषण भी कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं कि सत्य मैं अलग कर दूं और सीधा हम कहते हैं से विजय होती है, ये अलग हो गया। तो ये जो वाक्य विश्लेषण है ये कई रूप में आता है, कई रूप में आता है। हो सकता है ये उद्देश्य में आ सकता है, विधेय में आ सकता है, हो सकता है ये उपवाक्य के तौर पर आ जाए, उपवाक्य के भी भेदों में आ जाए। तो ऐसी स्थिति तो हम सीधा सीधा जान लेते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्द जो होंगे उनका व्यवस्थित समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के जो अंग है उन्हें अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? वाक्य विग्रह, वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण कहलाती है।
अब वाक्य को जानने के लिए वाक्य में जो अनिवार्य तत्व होते हैं वो क्या है, उन्हें हम थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है कि हाँ 5 ही होंगे या 6 होंगे, सिर्फ कुछ अनिवार्य तत्व हैं जिनका हमें क्या करना होता है, वाक्य लिखते समय या प्रयोग में लाते समय उसका ध्यान रखना चाहिए। तब अनिवार्य तत्वों की जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए वाक्य लिखते समय, पढ़ते समय या उसे बोलते समय। सबसे पहली बात तो वाक्य के प्रयोग में जब वाक्य बनता है तो उसमें योग्यता होनी चाहिए। योग्यता कैसे होगी? एक एग्जांपल आपके सामने है कि रोहित ने पानी खा लिया। रोहित ने पानी खा लिया। अब आप खुद सोचिए इसमें क्या योग्यता नजर आ रही है। पानी खाने के लिए होता है क्या? पानी खाने के लिए होता है? सब जानते नहीं। रोहित ने पानी खा लिया, इसमें योग्यता नहीं है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाक्य योग्य है, नहीं। यदि इसे कहा जाए कि रोहित ने पानी पी लिया, अब इसमें योग्यता दिखाई दे रही है। वाक्य तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इसमें किस चीज की कमी आई? इसमें योग्यता की कमी आई। योग्य नहीं है, पढ़ने योग्य नहीं है, समझने योग्य नहीं है कि रोहित ने पानी खा लिया। कैसे खा लिया भाई पानी को? पानी तो पिया जाता है, ठीक है। तो रोहित ने पानी पी लिया, ये सही हो जाएगा। इसमें योग्यता दिखाई दे रही है, अपने आप में योग्य है वाक्य। दूसरी बात आती है आकांक्षा। आकांक्षा का सीधा सीधा हम अर्थ समझे तो होता है इच्छा। वाक्य हम बोल रहे हैं और हमने बोला अपूर्ण वाक्य, और हमारी इच्छा जो है वो ऐसी की ऐसी, हमारी इच्छा जागृत हो गई कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हमने कहा लड़का पढ़ रहा है। अब ठीक है लड़का पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? इच्छाएं, आकांक्षाएं जागृत हो गई, नहीं हो गई? भाई लड़का पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? स्कूल में पढ़ रहा है, मतलब कॉलेज में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कहीं कमरे में पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है, क्या मतलब क्या पढ़ रहा है? तो इच्छा जागृत हो गई ना, कई सारे सवाल मन में आ गए। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि लड़का कमरे में पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमारी इच्छा शांत हो गई, हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि लड़का कमरे में पुस्तक पढ़ रहा है। जो हमारा पूछने का सवाल था, इसमें हमारे सवाल बढ़ गए कि लड़का पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है? यही तो सवाल आता है। हमारी इच्छा, आकांक्षाएं जागृत हो जाती है पूछने की। तो वाक्य ऐसा हो जिसमें आकांक्षा की कमी ना रहे। वाक्य पूर्ण होना चाहिए, योग्य भी होना चाहिए और पूर्ण, मतलब इच्छा को पूरा कर दे। पाठक को या सुनने वाले को, श्रोता को क्या है, इसमें कमी ना लगे और उसे पूरी बात समझ में आ जाए। तो लड़का पढ़ रहा है, ये ठीक नहीं बैठेगा। इसमें किस चीज की कमी है? इसमें आकांक्षा की कमी है, क्योंकि इसने हमारी इच्छा जागृत कर दी, इच्छा बढ़ा दी कि लड़का क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। सीधी सी बात है। अब हमें ये जवाब मिला कि लड़का कमरे में पुस्तक पढ़ रहा है। सही है, लड़का कमरे में है और क्या काम कर रहा है? वो पुस्तक पढ़ रहा है। अब उसकी मर्जी है, वो कोई सी पढ़े, लेकिन हमें उसकी स्थिति पता चल गई है कि लड़का कमरे में पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ हमारी इच्छा ऐसी कुछ नजर नहीं आ रही है, हमें बस पूरी बात पता चल गई है। तो ये भी वाक्य, लेकिन इसमें किस चीज की कमी रही? आकांक्षा, इच्छा की कमी रही। यहाँ हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमने जब ये वाक्य सुना तो इसमें हमारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अगला देखिए निकटता। निकटता भी एक अनिवार्य तत्व है। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द यहाँ लिखा गया, दूसरा यहाँ अल्पविराम लग रहा है या पूर्ण विराम लग रहा है, ऐसी स्थिति कर देते हैं, करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो निकटता, अब निकटता न समझे तो आसक्ति का नाम भी ले सकते हैं। आसक्ति का मतलब भी पास होता है। सन्निधि, निकट, सामीप्य, समीप से बना है, ठीक है। तो समीप, निकट, आसक्ति, पास और निकटता ये सब एक दूसरे के ही समानार्थी हैं। तो ये कह रहे हैं कि निकट, जब वाक्य लिखा जाए तो शब्द जो होने चाहिए निकट होने चाहिए, पास में होने चाहिए, दूर दूर में। कि एक लाइन है और उसमें हमने एक शब्द तो यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ लिख दिया, तीसरा यहाँ लिख दिया, क्या है मतलब रुक रुक के या अटक अटक के पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। जो जितने भी शब्द हम लिख रहे हैं उन्हें मतलब पास में लिखना चाहिए, निकटता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है पदक्रम की। पद वही जो बताए थे, अगर स्वतंत्र रूप से लिखे जा रहे हैं तो शब्द कहलाते हैं, और जब वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। वो पदों का क्रम, पद क्रम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब वो ध्यान कैसे रखना पड़ता है आप खुद ही देख लीजिए एग्जाम्पल से। पदक्रम, वस्त्र दान राजा ने गरीबों को किया। अच्छा लग रहा है आपको ये सुनने में कि वस्त्र दान राजा ने गरीबों को किया? आप याद भी करना चाहेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसका मतलब किस चीज की कमी लग रही है, क्या त्रुटि लग रही है? ये पद जो है ना, ये क्रम से लगे हुए नहीं है।
पहले वस्त्र आ गया, फिर दान आ गया, पहले क्रिया आ गया, फिर राजा ने गरीबों को दिए। क्या है, नहीं आ रहा समझ में। तो अगर हम ये कहते हैं कि राजा ने गरीबों को वस्त्र दान किया, तो सुनने में भी अच्छा लगे और समझ में भी आ जाए। ठीक है, कि राजा ने गरीबों को वस्त्र दान किए, वाक्य हमें मिला और ये पूर्ण हो गया, अपना पूरा अर्थ इसने कह दिया कि राजा ने गरीबों को वस्त्र दान किए। अब ये क्या था कि वस्त्र दान राजा ने गरीबों को किए, तो इसमें क्या है, पद क्रम की त्रुटि है। पदों का जो क्रम है वो सही से नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, लेकिन ये सही है। आई बात समझ में। अगला आता है अनिवार्य तत्व में अन्वय। अब अन्वय क्या होगा, अन्वय का सीधा सीधा अर्थ होगा, देखिए मेल। ये संधि विच्छेद करने के लिए आया था अन्वय, इसमें यह संधि है और यह संधि के साथ साथ यदि हम देखें तो अन्वय का सीधा सीधा अर्थ होता है मेल। अब मेल किस चीज का करना पड़ता है, लिंग, वचन, कारक, काल। जब हम कोई वाक्य प्रयोग में लाएंगे तो जाहिर सी बात है लिंग, वचन, कारक, काल, इन सबका हमें ध्यान रखना होगा। ध्यान कैसे रखना होगा, इसी से समझ लेते हैं। राजा ने गरीबों को वस्त्र दान, अगर हम किए की जगह किया कर दें, वस्त्र दान किया तो सही बैठेगा। मतलब राजा ने गरीबों, जब इतने सारे गरीब है तो उन्हें तो वस्त्र दान किए जाएंगे ना, किया थोड़ी ना जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है अन्वय का मतलब होता है लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से, कारक के हिसाब से, काल के हिसाब से क्रिया का मेल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अन्वय की स्थिति आ जाती है। अब ये थे वाक्य के अनिवार्य तत्व। अब जो हमें देखना है वो है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है, जाहिर सी बात है इसको तोड़ लीजिए। इसमें दीर्घ संधि है यानी कि स्वर संधि है। वाक्य का अंश, भाग, हिस्सा, अवयव, अंग। वाक्य का अंश वाक्यांश कहलाता है। वो कैसे कहलाता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकले। क्या कह रहे हैं, अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता। वाक्य में हमें पूरा पूरा अर्थ समझ में आ रहा था जब हम इन सारी बातों को ध्यान रख रहे थे। लेकिन वाक्यांश क्या होता है कि शब्दों का अर्थ तो होता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल पाता। वो कैसे, जैसे हम कहते हैं दरवाजे पर, ये पूरा वाक्य नहीं है, ये वाक्य का अंश है। और यदि हम कहते हैं कि दरवाजे पर कौन है, तो हमारा एक वाक्य पूरा हो गया। लेकिन हमने सिर्फ इतना कहा कि दरवाजे पर, तो ये स्थिति क्या है, ये वाक्यांश की स्थिति है। वाक्य का हमने अंश ले लिया, पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। पेड़ के पीछे इतना तो समझ में आ गया, पेड़ के पीछे। अब बाकी का क्या अर्थ निकाले, पूरा पूरा क्या अर्थ निकलेगा, कुछ अर्थ नहीं निकल रहा ना। ठीक है, तो पेड़ के पीछे, अब पेड़ के पीछे कुत्ता खड़ा है, अब पेड़ के पीछे क्या है, पेड़ के पीछे सेब गिर गया, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, बस जो शब्द है, शब्द कुछ आ रहा है और हमें सिर्फ उन्हीं का अर्थ समझ आया, पेड़ के पीछे तक समझ में आया। लीजिए, ये पेड़ है और पेड़ के पीछे हमने बोल दिया, पेड़ के पीछे। अब क्या है हमें पता ही नहीं। तो ये वाक्यांश कहलाते हैं, जो वाक्य के अंश होते हैं। ठीक है, कमरे में, कमरे में बस इतना ही समझ आया। कमरे में पूरा पूरा अर्थ तो नहीं समझ में आया ना। कमरे में क्या काम हो रहा है, कमरे में कौन है, कमरे में कौन पढ़ रहा है, पता ही नहीं, पूरा पूरा अर्थ नहीं निकला। तो सीधी सी बात, वाक्य का अंश होते हैं ये कि शब्दों का अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है, वो वाक्यांश कहलाते हैं। आगे देखते हैं, जैसा हमने वाक्य के बारे में बात की थी, हमें जानना है वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद क्या करने पड़े हैं, आवश्यकता ही क्यों पड़ी वाक्य भेद करने की। वाक्य सिर्फ ये सब वाक्य ही तो है, इनसे काम नहीं चल सकता क्या, बताइए, इनसे काम नहीं चल सकता। वाक्य के भेद कितने कितने मानेंगे हम, ध्यान दे देते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए, वाक्य के भेद अभी हमें पता नहीं है कि कितने हैं, हम इसी से अंदाजा लगा लेंगे। ये आपके सामने है सब। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, तो ये तो हमें साधारण वाक्य सा लग रहा है। तो हम साधारण को सरल वाक्य भी कह सकते हैं, सकारात्मक भी कह सकते हैं, सकारात्मक, या विधान भी कह सकते हैं, विधान भी कह सकते हैं, सरल वाक्य भी कह सकते हैं, विधानवाचक, सकारात्मक। सकारात्मक, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, नॉर्मली बात हमने कह दी, साधारण वाक्य लग रहा है। दूसरा वाक्य जब हम देखते हैं तो हमारी टीम ने मैच नहीं जीता है, मतलब
हमें फिर एक बात समझ आई, वाक्य तो हमारे सामने है लेकिन एक अलग ही अर्थ आया कि हमारी टीम ने मैच नहीं जीता है। तो नहीं जीता है या रवि ने खाना नहीं खाया है, अनीता बाजार नहीं गई है, इन सब का मतलब क्या है? ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं ना, नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये वाक्य जाएंगे नकारात्मक में। नकारात्मक वाक्य या हम कह देंगे निषेधवाचक, जो मनाही कर दे। हम वाक्य को बोलते जा रहे हैं और हमें उनके अलग ही अर्थ मिल रहे हैं, सारे वाक्य में एक जैसे लग ही नहीं रहे, तो वही भेद बन करके आ जाएंगे आपके सामने। तो मैच जीत गया है तो सकारात्मक या विधानवाचक, ठीक है। मैच नहीं जीता है क्योंकि हम हर काम को तो सकारात्मक में नहीं लेके जा सकते ना, बहुत से काम नकारात्मक में भी जाते हैं, मना करना पड़ता है। तो हमारी टीम ने मैच नहीं जीता है, या वह खेल नहीं सका, वह पढ़ नहीं सका, तो ये सब नकारात्मक या निषेधवाचक में जाते हैं। अगली बात क्या कह रहा है? क्या हमारी टीम ने मैच जीत लिया है? क्या हमारी टीम ने मैच जीत लिया है? अब क्या लग रहा है, क्या बोला हमने? कोई सवाल किया ना हमने किसी से, हमने सवाल ये किया कि क्या हमारी टीम ने मैच जीता है, सवाल हो गया, प्रश्न बन गया। तो ये जो वाक्य बना है ये प्रश्नवाचक, प्रश्न को वाचक, प्रश्न का बोध कर, क्या का मतलब होता है कराने वाला। ये जो है ये वाक्य जो है ये प्रश्न का बोध करा रहा है, समझ रहे हैं आप? तो क्या हमारी टीम ने मैच जीता है? क्या रवि ने खाना खा लिया? क्या सुमित हमारे साथ जाएगा? क्या हरि ने कविता लिख ली? तो ऐसे जब सवाल आते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे सवाल बनते हैं? प्रश्नवाचक। अब प्रश्न में कई तरीके से भी सवाल बन सकते हैं। यदि कैप्टन चाहता तो हमारी टीम जीत जाती, मतलब कुल मिला के ये कि हमारी टीम मैच जीत जाती यदि कैप्टन चाहता तो ये तो एक क्रिया हो रही है दूसरी क्रिया पे, यानी कि संकेत दिया जा रहा है ना, संकेत मिल रहा है कि यदि कैप्टन चाहता तो हमारी टीम मैच जीत जाती। अब इसे नकारात्मक में तो नहीं कह सकते, प्रश्नवाचक, प्रश्न भी नहीं उठ रहा है यहाँ पे, साधारण भी नहीं कह सकते, क्योंकि यदि कैप्टन चाहता तो हमारी टीम मैच जीत जाती। ये संकेतवाचक में जाएगा, संकेत दे दिया इसने, हमें संकेत मिला कि ये कब होता, जब ऐसा होता, तो संकेत मिला। अगला देखें, शायद हमारी टीम जीत जाए, तो शायद लग गया है, कंफर्म नहीं है आप, निश्चित नहीं है, शायद हमारी टीम जीत जाए। तो यहाँ आपको अर्थ जब आप इसका निकाल रहे हैं तो अर्थ के आधार पर आपको कैसा लग रहा है कि शायद हमारी टीम जीत जाए। ये संदेह की स्थिति बनी हुई है, कैसी स्थिति? संदेह की स्थिति, वही संदेहवाचक सर्वनाम वाक्य कहलाएगा, ये संदेहवाचक वाक्य। तो शायद हमारी टीम जीत जाए, निश्चित नहीं है, लग रहा है कि शायद हमारी टीम जीत जाए, अभी निश्चित नहीं है। तो जब हाँ या ना वाली संदेह की स्थिति बनी रहे, शक की स्थिति बनी रहे। ईश्वर करे हमारी टीम जीत जाए, तो ईश्वर करे हमारी टीम जीत जाए, हमारी इच्छा हो रही है, हमारी आकांक्षा है ये, ठीक है, कि ईश्वर करे हमारी टीम जीत जाए, ये बन रहा है इच्छावाचक। जब हम इसका अर्थ समझ रहे हैं तो ये अर्थ के आधार पर किसमें जा रहा है? इच्छा बता रहा है, ईश्वर करे हमारी टीम जीत जाए, इच्छावाचक वाक्य हो रहा है। ये जब हम सब अर्थ निकाल रहे हैं ना इन सब के, हमें तब इतने भेद मिल रहे हैं जब हम अर्थ निकाल रहे हैं। अगला देखें, हमारी टीम जीतो, हमारी टीम जीतो, ये आज्ञा मिली है कि हमारी टीम जीतो, तो ये आज्ञा में जा रहा है, आज्ञावाचक। अरे हमारी टीम जीत गई, अरे हमारी टीम जीत गई, क्या बात है भाई, ये तो आश्चर्यचकित हो गया, अरे हमारी टीम जीत गई, ठीक है। तो ये विस्मयवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया है। तो आप समझ रहे हैं कि इतने सारे वाक्य हमारे सामने, एक ही बात को कितने तरीके से कहा गया, हमने जितनी बार अर्थ निकाला उतनी बार अलग ही अर्थ निकला, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक, कभी प्रश्न के रूप में, कभी संकेत के रूप में, कभी संदेह के रूप में, कभी इच्छा के रूप में, कभी आज्ञा के रूप में, और कभी विस्मय, आश्चर्य के रूप में। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जब हमने अर्थ निकाला तो हमारे वाक्य के जो भेद बने हैं वो वाक्य के भेद बने हैं दो प्रकार से। वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। जब वाक्यों को रचा जाता है तो वो तीन प्रकार से रूप लेते हैं,
लेकिन जब हम इनका अर्थ निकालते हैं वाक्यों का तो ये 8 प्रकार से रूप ले लेते हैं। तो पहले हम अर्थ के आधार पर वाक्यों को समझेंगे। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के यदि भेद पूछ लिए जाएं, जब हम अर्थ निकालेंगे तो लगभग जो वाक्य के भेद बनते हैं वो मुख्य रूप से 8 प्रकार के बनते हैं। 8 प्रकार के, अभी तो हमने एक ही वाक्य को लिया था, अब हम अलग अलग वाक्यों समझते हैं। ठीक है, पहला ऐसा बनता है विधानवाचक। 8 भेद में से पहला कौन सा जा रहा है? विधानवाचक। विधानवाचक, अब सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कम समय में जानकारी ज्यादा हासिल करनी है, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुस्तकें पढ़ते पढ़ते हमें जमाना बीत गया है, बस अभी ऐसा कुछ नहीं, कॉम्पिटिशन की तैयारी में है। तो एक बात को समझ लीजिए, विधानवाचक। अब विधानवाचक का सीधा सीधा अर्थ यदि हम जाने तो विधानवाचक वाक्य वो होता है जिसमें हमें जानकारी प्राप्त होती है, बात खत्म। ठीक है, विधानवाचक वाक्य में क्या होता है कि हमें जानकारी प्राप्त होती है। विधानवाचक का सीधी सीधी बात कि जानकारी प्राप्त हो गई, कोई जानकारी हमें मिल गई, बस। जैसे हमने कह दिया भारत एक देश है, बहुत अच्छी बात। ये एक तरह से वाक्य भी है, जानकारी मिली ना, हमें जानकारी प्राप्त हुई, भारत एक देश है, लेकिन ये एक वाक्य, नॉर्मली वाक्य है, नॉर्मली जानकारी हमें मिल गई है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, फिर जानकारी मिली, दशरथ अयोध्या के राजा थे। सीधे सीधे वाक्य हमें समझ में आ रहा है, क्या प्रश्न है क्या नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो विधानवाचक में क्या होता है कि जानकारी प्राप्त होती है। अब वो कैसे होती है? जैसे भारत एक देश है, दशरथ अयोध्या के राजा है, आज बाजार खुला है, हम घर जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो पहला जो है अर्थ के आधार पर वो है विधानवाचक। विधानवाचक का यह अर्थ होता है। अगला देखिए, दूसरा आता है निषेध। निषेधवाचक में सीधा सीधा जो हम अर्थ समझे, निषेध का मतलब होता है मना करना, ना, जिसमें होता है कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है। वह वाक्य जिसमें कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है वह कहलाता है निषेधवाचक। या नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निषेध का मतलब सीधा सीधा होता है मना करना, या नहीं, या नहीं, मना या नहीं पे बता रहे हो, नहीं आता है। निषेध का सीधा सीधा अर्थ नहीं। वह खेल ना सका, ना आ गया, एग्जाम्पल से समझना है। वह खेल ना सका, नहीं खेल पाया ना, नहीं में बात आ गई। सुमित घर नहीं गया, अगर सुमित घर गया तो साधारण वाक्य, हमें सिर्फ जानकारी मिल गई कि सुमित घर गया, लेकिन यहां बात आ रही है कि सुमित घर नहीं गया। नहीं गया तो ये नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य बन जाएगा, कार्य नहीं हुआ। यहां खेलने की बात आ रही है, खेल नहीं सका, क्रिया समाप्त नहीं हुई, क्रिया कार्य न होने का भाव प्रकट हुआ है। सुमित घर नहीं गया, न जाने का भाव प्रकट हुआ है, तो ये निषेधवाचक वाक्य में आ जाता है। अगला देखते हैं आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है? इसमें आज्ञा, किसी से प्रार्थना की जाती है, वो इसी के अंतर्गत आती है। कोई उपदेश दिया जाता है, वो भी अगर आज्ञावाचक के अंतर्गत आता है। इन आदि का क्या होता है? बोध होता है। आज्ञा भी मिलती है, प्रार्थना अगर हो रही है, उपदेश दिया जा रहा है, वो सब किस में जाते हैं? आज्ञावाचक वाक्यों के अंतर्गत ही जाते हैं। जैसे हम कहते हैं बैठिए, एक तरह से आदेश वाली बात आ जाती है। ठीक है, बैठिए। घर जाओ, घर जाओ, यह आदेश मिला है कि जाना है, आज्ञा माननी है आपको। ठीक है, तो बैठिए, घर जाओ, ये सब आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश वाली स्थिति इसमें आ जाती है। तो ये कैसे वाक्य हो जाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य हो जाते हैं। प्रश्नवाचक, सीधी सीधी बात है कि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। बस जहां प्रश्न पूछने का ज्ञान हो जाए वो वाक्य कैसा वाक्य कहलाता है? वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे हम कहते हैं पेठा नगरी किसे कहा जाता है? देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया। अब ये चिन्ह भी आपको बताए जाएंगे चैप्टर में। तो पेठा नगरी लगभग सभी जानते हैं, पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है? प्रश्न शब्द जो होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आपके बहुत सारे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किसे, ये स्थिति, ये सब प्रश्न को उभारते हैं। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है? सवाल तो आया लेकिन प्रश्न के रूप में आया। वाक्य तो हमें मिला लेकिन प्रश्न के रूप में मिला। तो पेठा नगरी किसे कहा जाता है? पूर्णविराम, वो प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है वाक्य किसे कहते हैं? लीजिए, चैप्टरी वाक्य पढ़ रहे हैं
वाक्य की डेफिनेशन आपको मिल चुकी है, लेकिन सवाल बन जाता है वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए फिर किसे कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या वाली स्थिति आ जाती है। वह घर कब जाए, वह घर कब पहुंचा, तो कब प्रश्न आ गया। तो ये सब प्रश्नवाचक क्या होते हैं, वाक्य होते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। अगर देखें इच्छावाचक, जहां पर इच्छा, अब इच्छा के अलावा और भी बहुत सारी बातें होती हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा तो शामिल है ही, इच्छा होगी, आकांक्षा भी होती है, आशीष, किसी को आशीर्वाद देना भी इच्छावाचक में ही जाएगा, मतलब गुड सेंस वाली बात, ठीक है, अच्छे विचार वाली। शुभकामना, शुभकामनाएं जो दी जाती है वो भी किस में जाएंगी, इच्छावाचक में। आप दिल से दे रहे हैं ना, दिल से ऐसा कह रहे हैं, दिल की गहराइयों से आप किसी को शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, इच्छाएं बता रहे हैं, तो ये सब स्थिति किस में जाएगी, इच्छावाचक वाक्य में जाती है। इच्छा, आकांक्षा, आशीष तथा शुभकामना आदि का इसमें क्या होता है, बोध होता है। एग्जाम्पल तो समझते हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, गुड सेंस, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये इच्छा है, ये आशीर्वाद भी दिया जा रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। नव वर्ष की शुभकामनाएं बहुत ज्यादा दी जाती हैं, बहुत ज्यादा दी जाती है। तो हमने क्या कहा, नव वर्ष की शुभकामनाएं, हमने वाक्य तो देते, लेकिन ये वाक्य किस में जाएगा, ये इच्छावाचक वाक्य में ही जाएगा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ठीक है, ईश्वर हमारी ये बात पूरी कर दे, ईश्वर मतलब आपको दीर्घायु दे, जो भी कहना चाहे, नववर्ष की शुभकामनाएं, ये सब हम कह सकते हैं। और लास्ट आता है, देखिए संदेहवाचक, अगला है संदेह। संदेह की स्थिति में शक बना रहेगा, हो भी सकता है और नहीं भी, दो बातें होती है या नहीं की स्थिति, मतलब भ्रम, आप इसमें निश्चित नहीं होते। जहां आप निश्चित नहीं होते हैं वहां संदेह की स्थिति बन जाती है, वो संदेहवाचक कहलाता है। संदेह या संभावना इसमें व्यक्त होती है, जैसे हम कह दें कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, हो भी सकती है और नहीं भी, सीधी सी बात है, ये साधारण वाक्य नहीं जाएगा। अब हम कहते हैं कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है वो साधारण वाक्य में जाएगा, विधान वाचक। लेकिन हम कह रहे हैं कि शायद शाम को वर्षा हो जाए, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, संदेह की स्थिति बनी रहेगी। अगला है वह जा चुका हो, यहां भी निश्चित नहीं है। अगर हम कहते हैं वह जा चुका है तो हमने जानकारी दे दी, हमने विधानवाचक वाक्य कर दिया, लेकिन वह जा चुका हो सकता है, हमने हो सकता है यहाँ पे लिखा हो नहीं है, हो सकता है वह जा चुका हो। निश्चित नहीं है, तो जहां निश्चित नहीं होते हैं वहां कौन सा वाक्य उत्पन्न होता है, संदेह की स्थिति, संदेहवाचक वाक्य शामिल हो जाता है, जहां निश्चित ना हो, बस सीधी सी बात। अगला है विस्मय, जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब आश्चर्यचकित में स्थिति क्या होती है, जो विशेष कर दे, विशेष भाव दे दे, विस्मय, विस्मय अलग ही स्मृति बना दे, अलग ही याद बना दे। वो गुस्से में भी बना सकती है, वो नफरत में भी हो सकता है, वो प्रेम में भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ठीक है, आश्चर्य भी हो सकता है, किसी भी रूप में आ जाए, एक विशेष भाव दे दे, वो विस्मय कहलाता है। नॉर्मली जानते हैं कि आश्चर्य, अब आश्चर्य ऐसा होता है ना कि कभी कभी ज्यादा खुशी होती है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज, ठीक है। अब वो खुशी में भी हो सकता है और गम में भी हो सकता है, प्रेम में भी हो सकता है और नफरत में भी हो सकता है। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि विस्मय क्या होता है कि आश्चर्य, देखिए, घृणा, नफरत, क्रोध, गुस्सा, शोक, ठीक है, दुख आदि गहरी अनुभूति का प्रदर्शन होता है। विस्मय का सीधा सीधा अर्थ होता है कि गहरी अनुभूति, जो गहरे भाव होते हैं, मनोभाव, उनको प्रकट करता है। जब वो प्रकट हो जाए तो वहां पर विस्मय की स्थिति आ जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं, आहा आहा कितना सुंदर बगीचा है। ना तो यहाँ सवाल किया जा रहा है, यहाँ तो हम खुद से ही कह रहे हैं कि आहा कितना सुंदर बगीचा है। तो सकारात्मक कि कोई चीज हमें खुशी दे रही है, इतनी खुशी दे रही है कि हम खुश हो गए, गहरी अनुभूति हमारे मुंह से एकदम ही अचानक से निकल गया, आहा कितना सुंदर बगीचा है, मतलब इसे सुंदर जैसा हमने पहले ही नहीं देखा, विशेष में आ गया। वरना नॉर्मली बगीचे होते हैं, सभी घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ विशेष की बात आ रही है, जब अलग से हम कोई चीज देख लें तो आहा कितना सुंदर बगीचा है। जैसे अगला देखें, शाबाश
तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब काम तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लगभग सभी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो विस्मय पैदा कर देते हैं, गहरा मनोभाव उत्पन्न कर देते हैं कि शाबाश, तुम्हारा मुख में से खुद ही भाव निकलते हैं। ठीक है, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। छी छी, राम राम, ये सब किस में जाते हैं? ये विस्मयवाचक में ही जाते हैं। वो अच्छे में भी हो सकते हैं, बुरे में भी हो सकते हैं, प्रेम में भी हो सकते हैं, घृणा में भी हो सकते हैं। तो विस्मयवाचक वाक्य भी आपको कई रूप में मिलेंगे। अगला देखें, संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या करता है? सीधी सीधी बात, संकेत करेंगे या शर्त रखी हुई होगी। क्या होगा? शर्त रखी हुई होगी। तो संकेतवाचक मतलब कि शर्त का बोध होता है या संकेत। आपने बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन हम आपको याद नहीं करवाना चाह रहे, हम तो ये चाह रहे हैं कि आप सीधा, आपको कोई शब्द मिले और आप उसका सीधा सीधा अर्थ समझ जाए। हमारा यही पर्पस है आपको वीडियो देखने का। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी हमने डेफिनेशन नहीं लिखी, इसीलिए नहीं लिखी है कि आपको सिर्फ ये शब्द मिलते हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन में मिलते हैं, इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, संकेत को समझिए। संकेत का सीधा सीधा अर्थ आप शर्त से लगा सकते हैं। शर्त में क्या होता है कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। ठीक है, शर्त लगी जाती है। या फिर संकेत, कोई क्रिया होनी थी लेकिन वो नहीं हुई, उसका संकेत मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक और तरीका है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना होता है। जैसे संकेत की भी बात आ सकती है और क्रिया, दोनों ही बात आपको समझ में आएगी। एग्जाम्पल, रवि का घर उधर है। रवि का घर आप कैसे बताएंगे? रवि का घर उधर है। संकेत किया ना आपने, संकेत से बताया ना, रवि का घर उधर है, उस गली में है, तो उस दुकान के पास। मतलब आप संकेत कर, रवि का घर उधर है, इधर उधर, ये में जो स्थिति आ जाती है ये जाती है संकेतवाचक में। अब दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि पैसे हो तो साइकिल खरीद लेना। मतलब ये कि खरीद लेने की क्रिया कब पूरी होगी? जब पैसे होने की बात पूरी होगी, जब हमारे पास पैसे होंगे। जैसे हम कहते हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो ऐसे ही पैसे हो तो साइकिल खरीद लेना। तो साइकिल तो तब खरीदी जाएगी ना जब पैसे होंगे, ना पैसे होंगे ना साइकिल खरीदी जाएगी। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कैसा वाक्य है ये? संकेतवाचक। संकेत में दो बातें आती हैं, या तो शर्त रखी जाएगी या फिर संकेत। ये संकेत से जुड़ा हुआ वाक्य है और यहाँ शर्त है कि साइकिल तभी खरीदी जाएगी जब पैसे होंगे, ना पैसे होंगे ना साइकिल खरीद जाएगी। सीधी सी बात। तो ये अर्थ के आधार पर यहाँ आपके 8 भेद हो चुके हैं। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो के साथ। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रचना के आधार पर रह गए अभी हमारे 3, उनका वाक्य विश्लेषण हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।